व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से वो ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये आपके जितना भी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसी से हमारे क्वेश्चन लगते हैं ज़्यादातर। ठीक, इसमें होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले आते हैं हमारे रूढ़। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हो और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब एक तरीके से कहते हैं 2 शब्दों, जो 2 शब्द से बने हुए होते हैं। ठीक है, केवल 2 शब्दों से, जिन्हें अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? उनका कोई मीनिंग ही नहीं बैठेगा, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वो क्या कहते हैं? आपके कौन से हो जाते हैं? रूढ़। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम इनको। देखिए कैसे ध्यान रखेंगे। रूढ़ तो कितने शब्दों से बना है? 2। ठीक है, तो 2 शब्दों से बना है। अब और कैसे? अगर इन 2 शब्दों को ही हम अलग अलग इनका विच्छेद कर देंगे तो क्या होगा? उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। जैसे देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये, जैसे रोटी। ठीक है, रो प्लस टी तो क्या होगा? ना रो का अर्थ है ना टी का अर्थ है इसमें कुछ, तो क्या हो जाएगा? ये आपका निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनको खंडों का कोई अर्थ ना निकले उनको क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, रूढ़ समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट यौगिक। ठीक है, यौगिक, योग का अर्थ क्या होता है ना? योग का क्या अर्थ होता है? मेल, है ना, प्लस। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं, योग से बने हैं, 2 शब्दों के योग से बने हैं, जिनका प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यौगिक मतलब योग बराबर क्या? 2 शब्दों का योग। लेकिन 2 शब्द कैसे हैं? 2 शब्द जिनका कोई मीनिंग, रूढ़ में क्या था? 2 शब्द थे लेकिन उनको हम अलग अलग कर रहे थे तो उनका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन इसमें क्या है? अगर हम उनका विच्छेद करते हैं, 2 शब्दों को अलग अलग करते हैं तो इसका क्या होगा? इसका मीनिंग निकलता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे देखिए पाठ और शाला। पाठशाला अलग करेंगे तो क्या हो गया? जहाँ पढ़ने की शाला। ठीक है, डाकघर। ठीक है, डाक और घर दोनों का मीनिंग है डाक, जहाँ डाक पहुँचाई जाती है वो घर। ठीक है, या रसोई घर। ठीक है, रसोई और घर अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। विद्या प्लस आलय, नक्षत्र मंडल। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके, इनका क्या है? आप इनको अलग अलग विच्छेद करके दोनों का अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कौन से? यौगिक। ठीक है, आगे समझ में कि ऐसे शब्द जिनको हम अलग अलग करें लेकिन क्या हो? उनका मीनिंग दोनों का ही अर्थ निकलता हो। और रूढ़ कैसे थे? जिनको करें तो विच्छेद लेकिन उनका कोई वो निरर्थक रहे, उनका हम कोई अर्थ ना निकाल सकें। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए आगे, अब आते हैं आपके योग रूढ़। ठीक है, ऐसे शब्द यौगिक तो होते हैं, मतलब इसके समान ही होते हैं थोड़े से यौगिक के, लेकिन अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। योग रूढ़ देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताने लगे। योग रूढ़ किसमें पढ़ा था हमने? इसको बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास पढ़ा था ना, उसकी तरह होता है। कौन सा? योग रूढ़। बहुव्रीहि समास में क्या था कि जब हम ना दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, ना पहला ना, योग रूढ़ को समझना है ना। अगर आपको बहुव्रीहि समास अच्छे से आता है तो योग रूढ़ भी आप अच्छे से निकाल लेंगे कि मतलब लंबोदर। लंबोदर क्या है? लंबा है उदर, लंबा है उदर,
ठीक है, दोनों पद प्रधान ही नहीं है, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, गणेश जी की विशेषता बता रहे हैं, तीसरे की तरफ इंगित कर रहे हैं। ठीक, तो तीनों समझ में आ गए होंगे आपको। रूढ़ रूढ़ जिनको हम अलग अलग करें, लेकिन वो क्या हो, अलग अलग करने पर उन वाक्यों का कोई शब्दों का कोई अर्थ ना निकले। दूसरा आपके यौगिक थे, यौगिक योग दोनों शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, और अगर हम उनको अलग अलग करते हैं तो वो क्या होता है, दोनों ही शब्द का अर्थ निकलता है। ठीक है, और योग रूढ़ होते तो यौगिक जैसे हैं, लेकिन क्या होती है, एक विशेषता होती है उनमें, विशेषता। और विशेषता भी मतलब दोनों पद प्रधान है, लेकिन वो विशेषता किसके, वो इंगित क्या कर रहे हैं, संकेत किसकी तरफ करते हैं, थर्ड की तरफ। ठीक है, जैसे दशानन, दश है सिर जिसके, तो किसकी तरफ बता रहे हैं, वो रावण की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन है, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद की चर्चा कीजिए। ठीक, इतना आपको आ गया होगा। अब देखिए फिर से ये आ गया है वाक्य। वाक्य, ठीक है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जो भी एक वर्ण से या शब्द से हम अपने जो भी हम कहना चाहते हैं वो पूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए जब हम वर्ण को और शब्द को मिलाकर एक समूह बना लेते हैं तो उसी को क्या करते हैं हम, कहते हैं हम वाक्य। तो मनुष्य का जो पूर्ण विचार है वो किससे प्रकट होगा, एक वाक्य से ही होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। सार्थक कैसे, क्या सार्थक कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए सार्थकता है ना, उद्देश्य हर किसी में, मतलब चाहे वो आपकी भाषा आई हो, है ना, पठन आया हो, लेखन आया हो, सभी कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। वही इन्होंने वाक्य में कहा है कि वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। कि जैसे कि ये देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि राम के साथ सीता भी वन में गई। अगर हम इसको उलट पुलट कर दें कि जैसे सीता भी वन को गई राम के साथ, तो क्या होगा, है ना तो वो व्याकरण की दृष्टि से सम्मत है और ना ही उसका एक व्यवस्थित रूप है। तो जो वाक्य का व्यवस्थित रूप है वही वाक्य जो शब्दों का जो व्यवस्थित रूप ही है वही क्या होता है, हमारा वाक्य होता है। यदि शब्द भाषा का प्रारंभिक अवस्था है ना, वर्ण को भी कह सकते हैं, लेकिन अगर शब्द ही है ना, वाक्य से पहले शब्द आता है, तो उसका प्रारंभिक अवस्था है, तो वाक्य उसका विकास है। क्योंकि अगर वाक्य ही नहीं बनाएंगे तो शब्द की कोई महत्वता नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ ही साथ वाक्यों के विकास की भी वृद्धि होती गई, क्योंकि मनुष्य के भाव या विचार को पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य में ही होती है। शब्द तो क्या है, एक साधन है जो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। साधन है ना, जो किसके, केवल साधन किसके हैं, वाक्य के, कि बस उसके एक रचना का माध्यम बनते हैं। अभिव्यक्ति तो किससे करेंगे हम, अपनी वाक्य, पूरे संपूर्ण वाक्य से ही करेंगे। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर और वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। ठीक है, वाक्य के लिए अब देखिए यही दिया हुआ है, राम के साथ सीता भी वन में गई, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक, अब आगे देखें। अब आता है वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसका उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, क्या, वाक्य में जिसके मतलब कह सकते हैं कर्ता। राम, ये दिया हुआ है ना, राम ने रावण को मारा, तो राम ने, तो राम क्या है, यहाँ उद्देश्य है। फिर आता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य क्या है हमारा, राम ने रावण को राम हो गया और रावण को मारा, ये क्या हो गया हमारा
विधेय हो गया। ठीक है, तो उद्देश्य जो हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का सेंटेंस कह सकते हैं हम, वो क्या हुआ हमारा विधेय। तो इन दोनों से ही क्या होता है, वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण किस किस से हुआ, उद्देश्य और विधेय से। उद्देश्य जो हमारा करता है और विधेय जो बाकी हमारा सेंटेंस जो भी कार्य आगे हो रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा विधेय। ठीक है, अब होता है वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, दो दृष्टि से होता है, रचना या स्वरूप की दृष्टि से, अर्थ और या अर्थ की दृष्टि से। वाक्यों का वर्गीकरण क्या होता है, दो भागों में होता है, एक तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले देखते हैं हम रचना की दृष्टि से। या रचना के अनुसार वाक्य कैसे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से ये भी ध्यान देखिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सारा जब कंसेप्ट हो जाता है ना, तो यहीं हम कन्फ्यूज़न होता है हमें। तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से कितने हुए वाक्य के भेद, 3। सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक, अब सबसे पहले आता है हमारा साधारण वाक्य कैसे होते हैं। जैसे साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है, मतलब एक तो सब्जेक्ट हो और एक ही उसने जो भी कार्य किया है, बाकी का जो कार्य किया वो एक ही एक हो। ठीक, जैसे कृष्णा प्रतियोगिता में भाग ले रही है, केवल कृष्णा है और वो क्या कर रही है, प्रतियोगिता में भाग ले रही है। यहाँ कृष्णा का उद्देश्य प्रतियोगिता के लिए भाग लेती है विधेय है। ठीक है, कृष्णा क्या हो गया, उद्देश्य, और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस हो गया वो विधेय। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस, इंग्लिश में आप सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, सरल या साधारण वाक्य। फिर आते हैं आपके मिश्रित वाक्य। मिश्रित उस वाक्य को कहते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हो। जैसे स्निग्धा ने कहा कि वर्षा बीमार है। ठीक है, 2 हो गए ना, यहाँ स्निग्धा ने कहा तो प्रधान उपवाक्य हो गया, मतलब क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया कि है ना, कि वर्षा बीमार है, तो ये क्या हो गया, उसका आश्रित उपवाक्य। मतलब एक सेंटेंस पे दो, कह सकते हैं कि 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस आश्रित है। ठीक, अब दूसरा होता है संयुक्त। जो वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से बने हों उनको क्या कहा जाता है, उन्हें एक संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इनमें दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए इसमें क्या था, यहाँ देखिए आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या था कि मिश्रित वाक्य कहते एक प्रधान है उपवाक्य, लेकिन दूसरा जो उससे जुड़ा हुआ है वो क्या है, उस पर आश्रित है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो आपका संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दोनों वाक्य पूर्ण हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, केवल और योजक द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह कौन सा था, हम और का लगाते हैं ना, और है ना, जैसे राम और क्या लिख देते हैं, श्याम। तो ये जो योजक चिन्ह है ये हमारा क्या हुआ, और की तरफ इंगित कर रहा है, और की तरफ संकेत दे रहा है ना। तो जो सेंटेंस इससे जुड़े हुए होते हैं, योजक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि राम भी अलग है, श्याम भी अलग है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है वो। ठीक है, तो ये किस तरीके के वाक्य होंगे, आपके संयुक्त वाक्य हैं। दोनों में ध्यान रखना है, मिश्रित और संयुक्त में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मिश्रित एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। देखिए इससे एक मिनट, अगर आपको थोड़ा सा और है, देखिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मिश्रित, ठीक है, मिश्रित, तो इसमें क्या आ रहा है, ये श आ रहा है ना, श, तो इससे क्या करेंगे, ये आश्रित है, आश्रित में भी यही शब्द आता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका मिश्रित, तो क्या है, आश्रित है, लेकिन जो संयुक्त है वो क्या है, आश्रित नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे, आश्रित नहीं होते हैं और योजक द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और क्या हो गया, सो गया। यहाँ 2 शब्द प्रधान हैं और दोनों क्या करते हैं, वाक्यों को
जोड़ते हैं। समझ में आ गया इन दोनों को? अब देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक वाक्य। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं विधानवाचक। सबसे पहले आता है आपका विधानवाचक। एक मिनट रुकिए, एक एक लाइन के हैं, इनको हम ऐसे ही समझ लेंगे। पहला आता है आपका विधानवाचक। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो। कैसा? सामान्य, सामान्य सी बात हो। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, अतुल घर आ रहा है ना, राधा पुस्तक पढ़ती है, राम घर जाता है। इस तरीके के जो मतलब सिंपल सेंटेंस, सादा जो आपके साधारण वाक्य होंगे, वो क्या कहलाते हैं? आपके विधानवाचक। दूसरे आते हैं आपके निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक, निषेध हो गया हो, मतलब जहाँ नहीं हो, नहीं आया हुआ हो। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव हो, है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? निषेधवाचक। जैसे मोना स्कूल नहीं जाती है, अतुल आज गाना नहीं गाएगा। ठीक, फिर आते हैं आपके आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। जैसे अब आप जा सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक, ये तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक आते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, उनको क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जा रहा है, कहा जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं? अंकुश क्यों रहा है? ये वाला आपका, ये वाला चिन्ह लगा हुआ हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आपका प्रश्नवाचक। फिर नेक्स्ट आता है आपका इच्छावाचक, है ना, जिनमें इच्छा या शुभ कामना, आशीष, है ना, ये इनका बोध होता है, वही क्या होते हैं? इच्छावाचक। जैसे दीर्घायु हो, तुम अपना कार्य करने में सफल हो, जहाँ विशेष हो, है ना, जहाँ विशेष वाली बात आती है, वो क्या हो जाते हैं? आपके इच्छावाचक। फिर आते हैं संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, तो उसे संदेह है ना, हो सकता है उसका कॉल उसके पास नहीं आया हो। ठीक है, तो क्या हो गया है? उसको क्या महसूस हो रहा है? संदेह हो रहा है कि हो सकता है श्रुति मुझे भूल गई है और वे शायद आ गए हैं। तो इसमें क्या है? संदेह है, तो इसलिए ये क्या होंगे? संदेहवाचक वाक्य। फिर आते हैं संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, उनको क्या कहा जाता है? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कि यदि वर्षा होती तो फसल होती, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। कि मतलब वर्षा होती, एक बात दूसरी बात पर निर्भर, तभी तो फसल होती, या मेहनत करते तो पास हो जाते। तो एक शब्द है वो दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या होते हैं? हमारे संकेतवाचक। फिर आते हैं आपका विस्मयबोधक वाक्य, जिन वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि के भावों का बोध होता है, वो कैसे होते हैं? विस्मयबोधक होते हैं। ठीक है, ये चिन्ह आपको पता ही है। जैसे ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, ठीक है, ये चिन्ह लगा हुआ है सभी के बीच में, तो ये क्या होता है? आपका विस्मयबोधक चिन्ह होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा सेकंड चैप्टर था, है ना, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है।